और साथ ही काका सिंह मोहनवालिया को एक अवार्ड भी मिलता है। और अवार्ड देने वाली जो दो संस्थाएं होती है वो दोनों के दोनों प्रो खालिस्तानी संस्थाएं होती हैं। और यही बंदा दिलजीत दोसांझ का मैनेजर है। नमस्ते दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम न्यूज चैनल पर केवल एक ही खबर देखते आ रहे हैं और वो है किसानों का फार्म बिल्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट। इन प्रोटेस्ट में कई बार जब न्यूज एंकर से जाकर किसानों से पूछा कि आप बताइए ये फार्म बिल्स क्या हैं, इन बिल से आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है, तो कई सारे किसान इसका जवाब देने में असफल रहे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर ये बिल क्या है और इन बिल से भारत में क्या क्या बदलाव आएंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों बिल्स के नाम जान लेते हैं। जो फर्स्ट बिल है उसका नाम है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। जो सेकंड बिल है उसका नाम है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। और जो थर्ड बिल है उसका नाम है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। जो पहला बिल है उसके अनुसार किसान अपनी फसल पूरे देश भर में जहां वो चाहे जिसे वो चाहे उसे बेच सकते हैं। राज्यों के बीच और शहरों के बीच माल बेचने का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। अभी तक क्या होता था, सन 1950 में भारत में एपीएमसीज यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, हिंदी में कृषि मंडियां स्थापित की गई थी। भारत में लगभग 7000 एपीएमसीज यानी कि मंडियां हैं जिनमें किसान अपनी फसलें ले जाते हैं बेचने के लिए, लेकिन वे अपनी फसलें विक्रेताओं को या दुकानदारों को नहीं बेचते। वे अपनी फसलें बेचते हैं बिचौलियों को, जो फिर आगे दुकानदारों को या विक्रेताओं को वो फसलें बेच देते हैं। इस बिल के अंतर्गत किसान अपनी फसलों को मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं और फसलों की बिक्री के ऊपर सरकार किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं वसूलेगी। अब बात करते हैं इस एक्ट से भारत में क्या क्या बदलाव आएंगे और किस किस तरह के फायदे किसानों को और ग्राहकों को मिलेंगे। किसानों को अपनी फसलें बेचने के लिए ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, साथ ही वे बेहतर दामों पर अपनी फसलों को बेच पाएंगे। साथ ही इस बिल से उन किसानों को काफी मदद मिलेगी जो ऐसे जगह पर रहते हैं जहां पर प्रत्येक प्रकार की फसल काफी ज्यादा तादाद में उगाई जाती है। किसानों को उसी फसल के लिए काफी अच्छे दाम मिल जाएंगे और साथ ही भारत के ऐसे क्षेत्र जहां पर उसी प्रत्येक प्रकार की फसल की शॉर्टेज है, कमी है, वहां के ग्राहकों को कम दामों में वो फसल मिल जाएगी। जहां पर कमी है वहां के ग्राहकों को कम पैसों में वो फसल मिल जाएगी और जिस जगह पर ज्यादा फसल उगाई जा रही है वहां के किसानों को अच्छे दामों में फसल बेचने का मौका मिल जाएगा। जो दूसरा बिल है उस बिल के तहत किसान होलसेलर्स के साथ, रिटेलर्स के साथ, बड़े उद्योगपतियों के साथ पहले से निर्धारित राशि के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि भविष्य में वो यह प्रत्येक फसल कितने दामों पर किसानों से खरीदेंगे। इस बिल से किसानों को यह फायदा मिलेगा कि जो मार्केट का रिस्क है, कौन सी फसल के दाम कब कम हो जाएंगे और कब बढ़ जाएंगे, यह कोई नहीं कह सकता। तो यह जो मार्केट के रिस्क है, यह रिस्क किसानों से हटकर उद्योगपति या फिर उन बिजनेसमैन पर चली जाती है। वह जो नुकसान मार्केट के रिस्क से किसान को हो सकता है, वह नुकसान वे उद्योगपति या बिजनेसमैन झेलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही इस बिल के आने के कारण किसान जो कुछ सालों पहले तक आत्महत्या कर लेते थे, वह काफी कम हो जाएगा। यहां तक कि कुछ सालों बाद यह बात खत्म भी हो सकती है। साथ ही इस बिल से किसानों को अपनी फसलों का काफी अच्छा दाम मिल जाएगा। जो तीसरा एक्ट है
द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत जो आवश्यक वस्तुओं की सूची है उनमें से प्याज, आलू, दाल, अनाज और तिलहन जैसी चीजों को निकालने की बात की जा रही है, जिससे किसानों को इनका अच्छा दाम मिल पाए। ये तो बात हो गई तीनों बिल्स की। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये बिल अच्छे हैं या बुरे, इनका विरोध होना चाहिए या नहीं। आप लोग खुद समझदार हैं। जो मैंने जानकारी दी है इससे आप खुद समझ सकते हैं कि ये बिल किसानों के हित में है या उनके हित में नहीं है। अब बात करते हैं कनाडा और अमेरिका से आने वाली वो उन वीडियोस की जिसमें इंग्लिश एक्सेंट वाली पंजाबी में इन बिल्स का विरोध किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कनाडा और अमेरिका जैसे डेवलप्ड देशों में इस तरह के कृषि कानून या इस तरह के कानून पिछले कई सालों से लागू हैं। यहां तक कि भारत के बारे में यह कहा जाता था कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर इतने बड़े पैमाने पर खेती होती है, उत्पादन होता है, तो इस तरह के नियम, इस तरह के रेगुलेशंस इंडिया में क्यों नहीं है, जिससे कि किसान का भी फायदा हो और ग्राहक का भी फायदा हो। MS स्वामीनाथन, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, उन्होंने रिसेंटली सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि सरकार ने काफी अच्छे से भारत के एग्रीकल्चरल सेक्टर को हैंडल किया है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने उनके बताए हुए सुझावों को भी इंप्लीमेंट किया है। ये सुझाव उन्होंने तब दिए थे जब वो नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स के चेयरमैन थे। अब बात करते हैं पंजाबी आर्टिस्ट दिलजीत दोसांझ के बारे में। रिसेंटली कंगना और दिलजीत के बीच में एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिसके बाद काफी सारे लोग दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी खालिस्तानी कहने लगे थे। जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च शुरू की तब मुझे दिलजीत के बारे में कुछ बातें पता चली। अब रिसर्च करते हुए मुझे जो बातें पता चली वो मैं आपको बताता हूं। दिलजीत दोसांझ का एक मैनेजर है जिसका नाम है काका सिंह मोहनवालिया और यह बंदा यूके का सिटीजन है। काका सिंह मोहनवालिया के नाम पर यूके में एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड है जिसका नाम है धर्म सेवा रिकॉर्ड्स। अब ये जो धर्म सेवा रिकॉर्ड्स है इसके अंदर काफी सारे गाने बनाए जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेट आउट ऑफ खालिस्तान वॉल्यूम 1। यह संस्था खालिस्तान के लिए गाने बनाती है और यह संस्था काका सिंह मोहनवालिया के नाम पर रजिस्टर्ड है और यही बंदा मैनेजर होता है दिलजीत दोसांझ का। और साथ ही काका सिंह मोहनवालिया को एक अवार्ड भी मिलता है और अवार्ड देने वाली जो दो संस्थाएं होती है वो दोनों के दोनों प्रो खालिस्तानी संस्थाएं होती हैं और यही बंदा दिलजीत दोसांझ का मैनेजर है। अब बात करते हैं कि आखिर जो किसानों के वेश में छुपे हुए प्रदर्शनकारी हैं, जो किसानों के वेश में छुपे हुए खालिस्तानी हैं, देशद्रोही हैं, वे किसान आंदोलन की आड़ लेकर आखिर क्यों रिलायंस जियो का बहिष्कार कर रहे हैं। अब मैं आपको एक सीरीज ऑफ इवेंट्स बताता हूं जिससे पूरी पिक्चर आपके सामने खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। चाइना इंडिया को वार्न करता है कि इंडिया चाइनीज कंपनी हुआवे को 5G के ट्रायल से बाहर ना करे, लेकिन इंडिया फिर भी हुआवे को 5G के ट्रायल से बाहर कर देता है। उसके बाद अमेरिका रिलायंस जियो को क्लीन टेलीकॉम नेटवर्क कंपनीज की लिस्ट में शामिल कर देता है और अमेरिका ये बयान भी देता है कि वो चाइनीज कंपनी जैसे कि हुआवे इस तरह की कंपनी के साथ बिजनेस को रिजेक्ट करते हैं और वो रिलायंस जियो जैसी कंपनीज के साथ बिजनेस करना पसंद करेंगे। और उसके बाद ही अभी किसान आंदोलन की आड़ लेकर देशद्रोही और प्रदर्शनकारी रिलायंस जियो का बहिष्कार कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या किसान आंदोलन एक्सपोज हो चुका है। यहाँ किसान आंदोलन के एक्सपोज होने से मेरा मतलब उन प्रदर्शनकारियों से है, उन देशद्रोहियों से है जो किसान आंदोलन की आड़ लेकर के अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहे हैं, अपने मतलब के लिए केवल किसानों का उपयोग कर रहे हैं।
अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल में ये बात साफ साफ देखी जा रही है, साफ साफ फोटोज और वीडियोस देखे जा रहे हैं जिसमें प्रदर्शनकारी अपने हाथों में देशद्रोहियों के जैसे कि शर्जील इमाम, उमर खालिद और ऐसे ना जाने कितने देशद्रोहियों के पोस्टर्स लेकर उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। आप लोग क्लियरली फोटोज में देख सकते हैं जो किसान या फिर जो देशद्रोही जो किसान बनकर वहां बैठे हैं, जो अपने आप को किसान बता रहे हैं, उनके लिए रोटी बेलने की मशीन का आयोजन किया गया है, ट्रैक्टर आवास का आयोजन किया गया है, पिज्जा के लंगर लग रहे हैं वहां पर अति आधुनिक मशीनरी है जो उनके ट्रैक्टर या उनके व्हीकलों के लिए वहां पर लाई गई है, उनके लिए फुट मसाजर मशीन्स हैं, उनके लिए क्या कुछ नहीं है। तो यह सब चीजें कहीं ना कहीं से तो फंड हो ही रही होंगी। किसान आंदोलन अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है जब से वहां पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने देशद्रोहियों को रिहा करने की मांग की है। यहां पर एक्सपोज होने से मेरा सिर्फ यह मतलब है कि प्रदर्शनकारी और देशद्रोही किसानों का सिर्फ और सिर्फ उपयोग कर रहे हैं, उन्हें बहला रहे हैं, उन्हें गुमराह कर रहे हैं, उन्हें फार्म लॉस के अगेंस्ट बहला फुसलाकर उनका केवल और केवल प्रयोग किया जा रहा है उनके अपने मतलब के लिए। अब बात करते हैं कि आखिर इन तीनों फार्म बिल्स के थ्रू मोदी गवर्नमेंट क्या करना चाह रही थी। मोदी गवर्नमेंट इन तीनों फार्म बिल्स के थ्रू एग्रीकल्चरल सेक्टर को प्राइवेटाइज करना चाह रही थी। आपको मैं सरल शब्दों में समझाता हूं। अमेरिका के पास एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है स्पेस एक्स और उनके पास नासा भी है, लेकिन इंडिया के पास सिर्फ इसरो ही क्यों है? क्यों इंडिया के पास स्पेस एक्स जैसी एक प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं है? कुछ स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स होते हैं जिसमें सरकार प्राइवेट कंपनीज को एंटर नहीं होने देती। उन स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स में केवल और केवल सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस ही काम कर सकती है, जैसे कि स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हो गया या रेलवेज हो गई। इसमें केवल सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस ही काम कर सकती हैं। जैसे कि स्पेसएक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका की सरकार ने स्पेस सेक्टर में या फिर टेक्निकल टर्म्स में स्पेस सेक्टर को जो भी बोलते हैं उस सेक्टर में एंटर होने दिया और अमेरिका की इस सेक्टर में ग्रोथ हुई। बिल्कुल इसी प्रकार किसी भी सेक्टर में अगर प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा और प्राइवेट कंपनीज उसमें एंटर होंगी तो उससे नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनीज भी बढ़ेंगी, नई नई प्राइवेट कंपनीज खुलेंगी भी, उससे लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी, उससे ओवरऑल देश का डेवलपमेंट होगा। और इन तीनों फार्म बिल्स के थ्रू एग्रीकल्चरल सेक्टर को प्राइवेटाइज करना यही सरकार की नीति है। मेरा काम है आप लोगों को जानकारी देना। ये तीन बिल्स किसानों के हित में है या नहीं ये आप खुद समझ सकते हैं। दिलजीत दोसांझ खालिस्तान का सपोर्टर है या नहीं ये भी आप खुद समझ सकते हैं। किसान रिलायंस जियो को क्यों बायकॉट कर रहे हैं, आखिर क्या चल रहा है ये भी आप लोग खुद समझ सकते हैं। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, इस वीडियो में मैंने किसानों के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। यदि मैंने किसी के खिलाफ कुछ कहा है तो वो है इन प्रदर्शनकारियों के मुखिया जो इनका नेतृत्व कर रहे हैं। मैंने किसानों के खिलाफ ना तो अभी कुछ बोला है ना मैं कभी कुछ बोल सकता हूं। मैं सदैव ही किसानों के साथ हूं और उनका हित ही चाहूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी, आपको ये तीनों बिल्स ये तीनों एक्ट्स आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।